बीजेपी की तीसरी लिस्ट आज हो सकती है जारी, दिग्गजों के कट सकते हैं टिकट, नए चेहरों को मौका, मंथन के बाद बीजेपी का टिकट काउंटिंग फॉर्मूला। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में हो सकते हैं 5 बड़े उलटफेर, वरुण गांधी से बृजभूषण शरण सिंह तक के नाम पर लग रही हैं अटकलें। यूपी में कांग्रेस के 8 प्रत्याशियों के नाम की जल्द हो सकती है घोषणा, वाराणसी से अजय राय के नाम की चर्चा, 17 सीटों में 8 प्रत्याशियों का चयन। देहरादून में भाजपा ने मांगे 16 स्टार प्रचारक, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत योगी आदित्यनाथ की बड़ी मांग, स्टार प्रचारकों के आधार पर होगी रैली और रोड शो। दिल्ली सीएम ने हाईकोर्ट में लगाई अर्जी, गिरफ्तारी न होने की लगाई गुहार, जांच में पूरा सहयोग करने का दिया आश्वासन। बरेली से पकड़ा गया दूसरा आरोपी जावेद, बदायूं में 2 मासूमों की निर्मम हत्या का खुलेगा राज, आरोपी का वीडियो हुआ वायरल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे हत्यारा गिरफ्तार, बदायूं डबल मर्डर केस के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने पकड़ लिया है। वह हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था, उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जावेद को देर रात बरेली से पकड़ा गया। वारदात के बाद जावेद मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया था। पुलिस की कई टीमें उसका पीछा कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया है। अब बदायूं पुलिस उससे पूछताछ करेगी। जावेद दिल्ली से आकर बरेली में सरेंडर करने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि जावेद को देर रात बारादारी थाना क्षेत्र के सैटेलाइट बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। इस दौरान लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो ऑटो पर सवार दिखाई दे रहा है। लोगों ने उससे घेर रखा है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद। मैं तुरंत वहाँ। सर किसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। दूसरे आरोपी जावेद का वीडियो वायरल हुआ है। कुछ लोगों ने जावेद को पकड़ा है। उसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि बदायूं पुलिस वहां पर पहुंच गई है। बरेली पहुंचने के बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उन बच्चों के पिता जिन बच्चों की निर्मम हत्या की गई है। हम उनसे जानेंगे कि अब वो क्या चाहते हैं। दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया। इससे पहले एक आरोपी का एनकाउंटर पुलिस द्वारा किया गया था। जो मुख्य आरोपी साजिद बताया जा रहा है उसका एनकाउंटर किया था। अब इनकी राय जाने की क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं।
ये बताइए, एक वीडियो वायरल हुआ है आरोपी जावेद, जो आप लोगों ने आरोपी बताया था जावेद, वो उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसे लोगों ने पकड़ा है, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया है और बताया था कि उसने सरेंडर भी करने के लिए कोशिश की, सरेंडर भी किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि वो यहाँ से भागा है और भागने के बाद सिलेंडर कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर वो चोर नहीं है तो क्यों भागा? ये कुछ तो कारण है। अब इसका ये सिस्टम है, ये पकड़ा गया है, अब ये पकड़ा जा रहा है, मान लो पकड़ गया है और ये मतलब पूरा सिस्टम बनाया जाएगा, ये क्या इसने करवाया है, इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, तब हमें राज खुलेगा, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि हम किसने मारा है हमारे बच्चों को। दूसरा आरोपी बरेली में जावेद पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पहले उसने कहा हम सरेंडर करना चाहते थे, फोन उसका स्विच ऑफ था, उसने आईडी भी दिखाई, अपना आधार कार्ड दिखाया और खुद को निर्दोष बताया। क्या कहना चाहेंगे आप? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसके पीछे जरूर पड़ी है, झूठ बोल रहा है। एसएसपी बदायूं ने बताया है कि यहाँ से टीम भेज दी गई है, जल्द आरोपी को बदायूं लाया जाएगा, उसके बाद पूछताछ की जाएगी। तो आप किस नजरिए से क्या कहना चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। किस तरीके से इंसाफ चाहिए? मुझे यही इंसाफ चाहिए कि मुझे तो ये है ये पूछा मृतक बच्चों के पिताजी जो की मांग है कि उसके लिए पूरा राज खुलवाने के चौहान के नीति बताइए। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से, जहां से जावेद गिरफ्तार हुआ है, वहां से शानू कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बदायूं से जिन्होंने अभी जो मासूम हैं उनके परिजनों से बातचीत की, रितेश मौजूद है। सबसे पहले शानू आपके पास आऊंगा, कितनी देर पहले पुलिस जावेद को लेकर बरेली से निकली है? देखिए विशाल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो बदायूं में डबल मर्डर हुआ, मासूमों की 2 मौत हुई और उसमें से एक आरोपी को ढेर कर दिया गया था एनकाउंटर में, उसके बाद आज एक दूसरा आरोपी यानी कि जो साजिद है उसका छोटा भाई जावेद को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल ये इसकी जो गिरफ्तारी जो है, पहले आत्मसमर्पण ये करने आया था, बरेली पुलिस में सरेंडर करने आया था। वहां की जो सैटेलाइट इलाके जहाँ पर काफी आवागमन रहता है, व्यस्ततम चौराहा है, वहां की पुलिस जो पब्लिक थी उसने इसको देखा और कहीं ना कहीं संदिग्धता पाए जाने पर इससे पूछताछ की। उसके बाद जो है इसने खुद जो है सैटेलाइट चौकी पर पुलिस को बुलवाया गया और उसको जो सरेंडर कराया गया। फिलहाल अभी की बात की जाए तो ताजा अपडेट ये है कि करीब 2 घंटा बीत गया, उससे पहले बरेली से जो बदायूं की पुलिस थी और बरेली की भी पुलिस थी, यानी कि दोनों संयुक्त टीमों ने यहाँ से बरेली से रवाना हुई है। और अभी के जो ताजा आंकड़े हैं पुलिस के मुताबिक, उसको बदायूं जो है आरोपी पहुंच गया है और उससे अब पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ विशाल, उसमें उसने कई ऐसे राज खोलने की बात कही है कि कई रिकॉर्डिंग उसमें ऐसी है जो बताएंगी वही वो एक बड़ा जांच का विषय कि किन रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है। अभी हम लोग इससे पहले जब आप मेरे साथ लाइव जुड़े तब भी ये बात हुई थी कि वो किन मुद्दों पे बात करना चाह रहा है, वो जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग किसकी है। रितेश का रुख करेंगे। रितेश, अभी आप परिजनों से मिलकर आए, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि वो झूठ बोल रहा है और इसके पीछे वजह उसको पता है और इसके पीछे कौन लोग हैं ये भी उसको पता है, तो कहीं ना कहीं जो परिजन है उन बच्चों के, वो कहीं ना कहीं अभी भी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अभी हमारी जो है माता बच्चों की माँ से बात हुई है, उन्होंने बताया कि आरोपी जावेद ने जो रिकॉर्डिंग की बात कही है, वीडियो जो वायरल हुआ है उसका रिकॉर्डिंग की बात उन्होंने नकारते हुए कहा कि यार जो आरोपी है जावेद वो झूठ बोल रहा है और घटना में संलिप्त था, बचने के लिए वो झूठ बोल रहा है जी। लेकिन अभी अपडेट क्या है इसमें? बदायूं में क्या अपडेट है? कब तक वो पहुंचेगा? क्या उससे पूछताछ शुरू हो गई है? कौन सी टीम उससे पूछताछ कर रही है? क्या एसएसपी खुद वहां पर मौजूद है? एसएसपी खुद उससे पूछताछ कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी 1 से 1.5 घंटा पहले यहाँ पर आरोपी जावेद जो है बरेली से लाया गया है। उसके बाद लाने के बाद उसे उजानी थाने पर पूछताछ की गई है और वहीं आपको बता दें एसओजी टीम और तमाम थानों की पुलिस फोर्स उसके साथ में आरोपी को कहीं लेकर गई है, जिसका फिलहाल अभी तक पता नहीं लग पाया है जी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका। शानू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो हत्यारा गिरफ्तार हुआ है। एक हत्यारे को तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, लेकिन दूसरा उसी घटना वाले दिन से वो फरार चल रहा था। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बरेली के सैटेलाइट चौराहा, जो व्यस्ततम चौराहा है बरेली का, वहां से ये वीडियो लोगों ने पकड़ा, पुलिस ने नहीं, यहाँ पे लोगों ने उसको पहचाना और उसको रोका और वो पकड़ा, जहाँ पर उसने वीडियो बनाया जिसमें वो हाथ जोड़ के कह रहा मैं वहाँ पर नहीं था, मैं वहाँ से डर गया, मैं भाग गया, मैं दिल्ली में था, दिल्ली के आने के बाद तमाम चीज़ें उससे कही। लेकिन जो सच होगा वो पुलिस की
पूछताछ के बाद बाहर निकलेगा। और अब रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी और अहम खबर है कि अपना दल कमेरावादी और सपा का गठबंधन टूट गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। अपना दल कमेरावादी सपा का गठबंधन टूटा। अब माजरा समझिए। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी सिंबल पर विधायक हैं। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो है उनको हराकर बड़ा बवाल मचा था, बड़े पत्थर चले थे। उसके बाद कहीं रिजल्ट आया था इस विधानसभा का और उसके बाद अब उनसे गठबंधन टूट गया है। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान तल्ख हुए थे दोनों के बीच संबंध, समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल के बीच। और कल ही मिर्जापुर, फूलपुर और भदोई सीट शायद मांगी थी पल्लवी पटेल ने, लेकिन उसके बाद दोपहर में ये सीट मांगी जाती है। लखनऊ में पल्लवी पटेल मीटिंग करती हैं। अजय राय से पूछा जाता है, तमाम मीडिया के वरिष्ठ लोग पूछते हैं कि भाई अजय राय जी से कि क्या है, पल्लवी पटेल ने भी 3 सीटें मांग ली, तो उनका साफ कहता है हमें 17 मिली, हम इन्हीं में लड़ना है, बाकी फैसला और लोग करेंगे। तो समझ सकते हैं अखिलेश यादव ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उनके पास ऑफर था, अखिलेश यादव ने ऑफर दिया था कि आप मिर्जापुर से चुनाव लड़िए, आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। लेकिन इस पूरी जो सिनेरियो चल रहा था पीडीए पर, पीडीए की वजह से ही ये गठबंधन मुझे लगता है टूटता नजर आ रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र जी, कल से कयास लगाए जा रहे थे कि जब 3 नाम जिक्र किए गए कि भाई इन 3 सीटों पर हमें पल्लवी पटेल ने कहा हम प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही बात आई, फूलपुर की बात हुई, फूलपुर से नहीं लड़ाया गया। फिर मिर्जापुर से लड़ने की अखिलेश यादव बात कर रहे थे कि अंदर खाने खबर थी कि अंदर जो बैठकों का दौर चल रहा है उसमें कहा जा रहा था कि आप भाई इनसे कि आप लड़िए। मिर्जापुर में तो 2 बहनों का एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता, हाई वोल्टेज चुनाव देखने को मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं सारे जो मिथ थे, सारे कयास थे, उन पे विराम लगा और आज अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी गठबंधन टूट चुका है। देखिए, आपको बताएं कि एक गठबंधन जब राज्यसभा चुनाव हुआ था तभी कहीं न कहीं दरार पड़ चुका था समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच में, क्योंकि राज्यसभा की जो 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, तभी ये अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल और उनकी बेटी जो पल्लवी पटेल हैं, जो सिराथू से विधायक हों भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से, तभी कहीं न कहीं वो तल्खियां सामने आने लगी थी। हालांकि जब वोटिंग का समय आया, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, 12 बजे के बाद जो है अचानक से पल्लवी पटेल आती हैं और विधानसभा में जाके राज्यसभा चुनाव में जो है वोटिंग करती हैं। तब एक उम्मीद जगी थी कि हो सकता है कि जो एमएलसी की सीटें हैं उसमें कुछ जो है अपना दल कमेरावादी को उसमें एडजस्ट किया जाए, लेकिन जब वहाँ पे भी नहीं हुआ तब जो है जो लोकसभा सीटों का जो बंटवारा था, क्योंकि पल्लवी पटेल की तरफ से जो है 3 सीट, जिसमें मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी जो सुरक्षित सीट है वहां से 3 सीटों की मांग की गई। उसको लेके कई बार बैठक हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल के बीच में कई बार मुलाकात हुई और बातचीत हुई, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है अपना दल कमेरावादी को सिर्फ 1 सीट देने को तैयार थी। वो भी मिर्जापुर में जो है उस सीट चाह रही थी कि वहाँ से जो 1 सीट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके अपना प्रत्याशी जो है उतार सकती हैं। लेकिन पल्लवी पटेल की मांग थी कि हम 3 सीटों के से कम पे हम समझौता नहीं करेंगे। उसके बाद कल अंततः देखिए कई पल्लवी पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 3 सीटों पे चुनाव लड़ने का जो है एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया, जिसमें मिर्जापुर और फूलपुर और कौशाम्बी की सीटों पे उन्होंने कहा कि हम अपना दल कमेरावादी प्रत्याशी अपने तरफ से उतारेगी। उसके बाद वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बयान दे दिया कि अब अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन 2024 में अब नहीं रहेगा और ये गठबंधन टूट चुका है। इसको लेके जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से भी जब बात की गई थी बीच में, तो वहाँ देखिए एक सूचना थी, पत्रकारों ने जब बात की उन्होंने कहा कि हमें गठबंधन में 17 सीट मिली और हम 17 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो सीटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी और कमेरावादी के बीच में जो चीज़ें होंगी वो समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच में जो तय होगा उस पर जो है विचार किया जाएगा। लेकिन जब देख लिया गया कि सीट नहीं मिल रही है और इधर अपना दल कमेरावादी की तरफ से 3 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया गया, वहीं आज अखिलेश यादव ने इसकी पूरी तरह से जो है इस गठबंधन को टूटने से आज पूरी तरह से बयान भी दे दिया कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है इसमें अपना दल कमेरावादी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है।
कौशलेंद्र, एक चीज और भी है, जिस तरीके से लगातार बात की जा रही थी कि नाराजगी शुरू कहां से हुई, जब एमएलसी की बारी आई या राज्यसभा चुनाव की बारी आई, बड़े कयास लगाए जाए थे कृष्णा पटेल के लिए। कृष्णा पटेल को शायद ये सोच लिया था पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल को राज्यसभा तो भेज ही देंगे। फिर एमएलसी की बारी आई, एमएलसी में भी वो नाम नहीं आया, तो जो राज्यसभा में खटपट शुरू हुई मुझे लगता है आज खत्म हो गई है। और कृष्णा पटेल के लिए जो सोच रखा था पल्लवी पटेल ने, वो नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना कि राज्यसभा के जब चुनाव होने जा रहे थे, जो 3 सीटें समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि 3 सीटों पे चुनाव जीतेगी, उसमें 3 सीटों में 1 सीट का अपना दल कमेरावादी की तरफ से मांग की गई थी कि 1 सीट अगर राज्यसभा के लिए मिल जाएगी तो कृष्णा पटेल या कोई भी उनके जो है परिवार का कोई भी नेता जो है उनकी पार्टी का जो है राज्यसभा जा सकता था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी कि उस सीट पे किसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन जब वहाँ पे चुनाव की जब घोषणा हो गई, उसके बाद जब प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, तभी से अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल और उनकी बेटी पल्लवी पटेल के बीच में जो बातचीत हुई, उसके बाद देखिए जब चुनाव के दौर की जब बात चली थी, उसके बाद चुनाव जो है जब होने की बात आई तो 12 बजे के बाद जब पल्लवी पटेल वहां पे जाती हैं, उसके बाद पीडीए को कहती हैं कि हमारा जो है वोट पीडीए को जाएगा, लेकिन जो तलखी थी वो वहीं पे सामने आ गई। तो उसके बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच के जो मनमुटाव था, अब करेंगी क्या पल्लवी सामने आ गया। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? भाजपा में वो जा नहीं सकती क्योंकि वहां अनुप्रिया पटेल है। कांग्रेस में चूंकि अखिलेश यादव से गठबंधन टूटा है तो कांग्रेस लेगी नहीं। अब जाएंगी क्या फिर वही पुराने स्ट्रक्चर पे चली जाएंगी पल्लवी पटेल? आखिरी सवाल आपसे। बताए कि जो राजनीति में संभावनाओं की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं कोई दरवाजे जरूर खुले रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बीच और अपना दल सोनेलाल पटेल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उनके बीच जो समझौता हुआ है, उस पर जो गठबंधन हुआ है, उनकी बात तो नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर जो है समाजवादी पार्टी के बीच जो अभी गठबंधन टूटने के जो है पूरी तरह से बयान आ चुके हैं, अब जो ऑप्शन है, जैसे उन्होंने 3 सीटों पर लड़ने का चुनाव फैसला कर लिया है, तो कहीं न कहीं अब वो जैसे एकला चलो की स्थिति में अपना दल कमेरावादी हो गई है। लेकिन अब राजनीति में जो संभावनाओं के जो एक कहा जाता है कि एक राजनीति में कभी संभावनाओं की कमी नहीं होती है, कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कोई न कोई साथी या किसी के साथ जाने की अगर बात आएगी तो आने वाला समय वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसे कोई तस्वीर अभी तो फिलहाल जहां से दोनों तरफ से जो नाराजगी थी वो सामने आ गई और अब गठबंधन का जो ऐलानिया था ये खत्म हो गया, तो गठबंधन खत्म माना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का एक और दल टूट गया। लखनऊ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि अपना दल कमेरावादी अब हमारे साथ नहीं है, उनसे हमारा गठबंधन खत्म हो गया है। राज्यसभा चुनाव फिर एमएलसी चुनाव, काफी तल्ख हो गए थे रिश्ते। खबर लखनऊ से है। त्योहार से पहले कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। गुडलक इंजीनियरिंग कंपनी ने 40 कर्मचारियों को निकाला। त्योहार के बीच अचानक नौकरी से निकाले जाने का विरोध में कर्मचारियों ने शुरू किया फैक्ट्री गेट पर धरना। गुडलक इंजीनियरिंग कंपनी पर कर्मचारियों ने लगाया आरोप, कंपनी के शुरुआती दौर से ही काम कर रहे थे सभी कर्मचारी। वेल्डर, ऑपरेटर, फील्ड हेल्पर के पद पर थे सभी कर्मचारी। गुडलक इंजीनियरिंग के मालिक हैं विनोद गोयल। विरोध में कर्मचारियों ने शुरू किया फैक्ट्री गेट पर धरना प्रदर्शन। कंपनी के शुरुआती दौर से ही काम कर रहे थे सभी कर्मचारी। वेल्डर, ऑपरेटर, फीडर, हेल्पर के पद पर थे सभी कर्मचारी। विनोद गोयल की बेटी कनक संभालती हैं कंपनी का काम। कर्मचारियों को नहीं मिलता ओवरटाइम का पैसा। किसी भी कर्मचारी का नहीं कटता पीएफ। सरकार द्वारा
निर्धारित मजदूरी कर्मचारियों ने श्रम विभाग से की हस्तक्षेप करने की मांग। कर्मचारियों को नहीं मिलता सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी। गुडलक इंजीनियरिंग कंपनी ने 40 कर्मचारियों को निकाला। त्योहारों के बीच अचानक नौकरी से निकाले जाने का विरोध। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ मामला है? देखिए, लखनऊ के अंदर देवा रोड पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ गुडलक इंजीनियर नाम से कंपनी है और चूंकि 3 दिन बाद 4 दिन बाद होली का त्योहार है, ऐसे में 40 जो कर्मचारी है वहाँ के काम करने वाले जो अलग अलग पदों पे तैनात है उनको कंपनी ने नौकरी से अचानक से निकाल दिया है। ऐसे में संकट गहरा जाता है उनके सामने कि अब वो होली का त्योहार है, जब उनकी सैलरी मिलने का दिन आ रहा है, तब ऐसे में कंपनी अगर उनको जबरन बाहर निकाल देती है, मानवता के दृष्टिकोण से तो गलत ही है, लेकिन अगर श्रम कानून के हिसाब से देखा जाएगा तो उसमें भी बहुत गलत है। तो कर्मचारी जो है, जब उनको सवेरे ऑफिस आने से रोका गया, जब बाहर गेट से रोका गया, तो उन्होंने वहां पर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां पर मौके पर पुलिस भी आई थी और पुलिस ने इस बात को कहकर के कर्मचारियों को वहां से हटा दिया कि आपस का मैटर है, क्योंकि धारा 144 भी लगी है, ऐसे में लोगों का इकट्ठा होना वहां पर उचित नहीं है। लेकिन गुडलक इंजीनियर कंपनी ने के अंदर जो वेल्डर है, ऑपरेटर है, फीडर है, हेल्पर है, इन सभी पदों पर जो तैनात लोग थे वो इस वक्त नौकरी की कगार पर दर-दर भटक रहे हैं। गुडलक इंजीनियर्स के जो कंपनी के जो मालिकान हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं, उनको संपर्क करने की कोशिश की गई और साफ तौर से उन्होंने कुछ भी इस पूरे मामले में बोलने से इनकार कर दिया है। क्योंकि पूरा मामला श्रम कानून से जुड़ा है, श्रम विभाग से जुड़ा है, इसलिए पुलिस के अधिकारी भी बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 40 कर्मचारियों को कंपनी से अगर बाहर कहीं ना कहीं बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कदम है ये, जिस तरीके से 40 जो कर्मचारी उन्हें निकाला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवा आपका। तो विरोध कर रहे हैं हर कर्मचारी। गुडलक इंजीनियरिंग कंपनी ने 40 कर्मचारियों को निकाल बाहर किया। खबर मुरादाबाद से है। जेल पुलिस की अभिरक्षा में कैदी हुआ फरार। बुखार से पीड़ित था कैदी, इलाज के लिए जिला अस्पताल कराया गया था भर्ती। मुरादाबाद से खबर, जेल पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ कैदी, बुखार से पीड़ित था कैदी, इलाज के लिए जिला अस्पताल कराया गया था भर्ती। शौचालय की खिड़की तोड़कर कैदी हुआ फरार। शौचालय की खिड़की तोड़कर कैदी हुआ फरार। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से पूछताछ जारी। अवैध रूप से चाकू रखने का आरोप। मुरादाबाद से खबर, जेल पुलिस की अभिरक्षा में कैदी हुआ फरार। शौचालय की खिड़की तोड़कर फरार हुआ कैदी। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों से पूछताछ जारी। खबर अमरोहा से है। पिता भाई पर बेटी की हत्या के झूठे आरोप में 15 महीने जेल में रहे पिता भाई, रिश्तेदार। पिता भाई व रिश्तेदार को मिलेगा मुआवजा। हाईकोर्ट ने डीएम को किया निर्देशित। पीड़ित की याचिका पर डीएम को निस्तारण के आदेश। रांची हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मुआवजा आदेश, हवाला देने के आधार पर मुआवजा देने का आदेश। पिता भाई पर बेटी की हत्या का था झूठा आरोप। हाईकोर्ट ने डीएम को किया निर्देशित।
रांची हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह आदेश दिया है। मुआवजे का हवाला देने के आधार पर मुआवजा देने का आदेश। पिता भाई पर बेटी की हत्या किया झूठा आरोप। अमरोहा से खबर, पिता भाई पर बेटी की हत्या के झूठा आरोप। आरोप में 15 महीने जेल में रहे पिता भाई रिश्तेदार। पीलीभीत में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और आईजी राकेश सिंह आज पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस बल का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्ती से आचार संहिता का पालन करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस स्टेशन बने हैं, उनकी क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या प्रबंध किए गए हैं, कितना पुलिस बल लगेगा, और आज हम समीक्षा भी करेंगे कितनी आवश्यकता है वहाँ की सेंसिटिविटी देखते हुए, और बूथों पर क्या और एक्स्ट्रा अरेंजमेंट होगा। हमारे CAPF के अलावा सिविल पुलिस का जो फोर्स लगेगा उसकी पूरी समीक्षा के लिए हम आए, उसको हम देख रहे हैं। लेकर आप आएंगे, क्या देखा है, क्या दिशा निर्देश यहाँ पर चुनाव की तैयारी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम लोग 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम से कम 10 बूथ देखेंगे और यहाँ पर बूथ्स पर PWD वोटर्स के लिए विशेष रूप से क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनको देखा जा रहा है, और जहाँ पर फैसिलिटीज़ कुछ अगर कम पाई जा रही हैं तो वो उसको पूर्ण कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा है, यहाँ पे रैंप वगैरह उपलब्ध है पूर्ण तरीके से बूथ पे, और जो बूथ्स भी बनेंगे वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कोई विशेष इशू नहीं है। हैंड रेल्स लगनी है, वो लगवा दी जाएगी। रायबरेली में होने वाले 5वें चरण के चुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन ने तेज कर दी है। रायबरेली जिला प्रशासन ने चुनाव की मॉनिटरिंग के लिए एकत्रित कंट्रोल रूम बनाया। कलेक्ट्रेट परिसर में बने कंट्रोल रूम में उम्मीदवारों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मिल सकेंगी। चुनाव उम्मीदवार कंट्रोल रूम में चुनावी सभा, रैलियां, गाड़ियों की अनुमति सहित अन्य कार्यों के लिए परमिशन ले सकेंगे। इसी के साथ ही आम पब्लिक भी चुनाव संबंधी कोई भी शिकायती कंट्रोल रूम में दर्ज करा सकेगी। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद रायबरेली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखने के लिए, जनपद में इन्फोर्स कराने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, और वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है जहां हमारी जो सिविजिल की टीम है या FST, SST और VST को जो देखने के लिए टीम कंट्रोल रूम्स में लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा जो फ़ोन वगैरह से शिकायतें आती हैं उसके लिए भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है जहाँ उसके नंबर सर्कुलेट किए गए हैं। लखनऊ के हुसैनगंज स्थित योजना भवन के पास पानी की टंकी पर चढ़कर एक युवक ने हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर आत्महत्या की धमकी देने लगा। युवक के मुताबिक मेरठ जिला प्रशासन और तहसीलदार की घूसखोरी से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के अधिकारियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अफसरों की बातचीत में समाधान की बात निकल आने पर आश्वासन पर जियाउल को उतार कर अपने साथ ले गई। जल्द ही ऊपर के अफसर से बात करके कार्रवाई की जाएगी। महोदय एक साथ सारी आ जाइए, बाकी मेरा दिमाग उसमें हो रहा है। मैंने सन 2018 में यूको बैंक से 69,000 रुपये लिया था लोन किसान क्रेडिट कृषि कार्ड से। वो सन 2022 में 10 जनवरी को 22 जुलाई को यूको बैंक द्वारा मैंने जमा कर दिया। उन्होंने कहा जाओ अब ये आपका जमा हो जाएगा यूको बैंक द्वारा दोबारा, और मैंने कहा महोदय वो तो नहीं कटा। उन्होंने कहा अब हम नोटूज दे रहे हैं, आप चले जाओ। मैं नोटूज लेके जो बैंक द्वारा दिया जाता है उसको लेकर तहसील मवाना और तहसील मेरठ में गया। उन्होंने कहा आप इनको लेके कैसे आ गए, ये तो सरकारी डाक द्वारा सरकारी रजिस्ट्री द्वारा आता है, आप इनको लेके कैसे आ गए आम आदमी। मैंने कि महोदय मैं आम आदमी नहीं, मैं कृषि मालिक हूँ जिसकी भूमि है,
मैं खुद ज़ियाउल हक हूँ। उन्होंने कहा नहीं इस पर कुछ खर्चा होगा। महोदय मैं समाज सेवक हूँ, मैंने खर्चा नहीं दिया। देखिए ऐसा है कि एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं और सभी लोग मौके पे पहुंचे, बातचीत करके उनसे और उनको सकुशल नीचे उतार लिया गया है। बाकी जो उनकी समस्या है उसको गहनता से हम लोग जानकारी करेंगे और संबंधित जनपद से संपर्क करके इनका समाधान कराने की कोशिश करेंगे। तहसीलदार पर कई लोगों पर कड़े आरोप लगाए हैं मैंने। देखिए अभी क्या समस्या है उनकी पूरी पता नहीं है। पहला तो हम लोग का ये चैलेंज था कि उनको सकुशल नीचे उतारा जाए, तो हम लोग अभी सब उनको नीचे आ गए हैं ये और बातचीत करेंगे इनकी क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है वो निकाला जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरदासपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल के उद्देश्य पर एसएसपी गुरदासपुर डियामा हरीश कुमार के नेतृत्व में कस्बा धारीवाल शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में यह विश्वास जगाना है कि जिला प्रशासन द्वारा यह लोकसभा चुनाव निष्पक्षतापूर्ण वक्त कराया जाएगा। माहौल खराब कराने वाले तत्वों को इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे 100-300 अधिक पंजाब पुलिस के जवान तैनात हो गए हैं और उनके पास इस समय बीएसएफ की एक प्लाटून और जब चुनाव का समय नजदीक आएगा तो केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बल की भी मांग की जाएगी। ਅੱਜ सब डिवीजन गुरदासपुर ਦੇ सब डिवीजन धारीवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ बीएसएफ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਸ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਫੋਰਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। कंवर संजय सिंह के हरियाणा राज्य सरकार में मंत्री बनने राजपूत समाज ने राजपूत वाटिका गुरुग्राम में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें गुरुग्राम व अन्य जिलों से राजपूत समाज के गणमान्य व्यक्ति वाटिका में पहुंचे। सभी ने फूल मालाएं व पगड़ी पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। सभी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने संजय सिंह को मंत्री बनाकर पूरे राजपूत समाज को सम्मानित किया। संजय सिंह के मंत्री बनने पर आज राजपूत समाज व अन्य समाज भी खुश है। सभी ने बीजेपी को राजपूत समाज को मंत्रिमंडल में जगह देने का आभार व्यक्त किया। बदलने का काम किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है, क्योंकि आज से पहले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे पहले जो विकास होता था, हमें नहीं कहता विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास होता था वो कुछ सीमित क्षेत्रों तक सीमित रहता था। आज चाहे भाजपा का विधायक हो या ना हो, एक साथ सबका विकास मुख्यमंत्री जी का पहली बार नारा हमने देखने को मिला। चाहे उसकी विधानसभा की बात हो, चाहे उनके क्षेत्र की बात हो, वही विकास मुख्यमंत्री के हल्के में हो रहा है। वही विकास मेवाड़ में चाहे हमारा एमएलए है नहीं है वहाँ हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल की मोगा जिले की इकाई के अगुवाओं की ओर से अपनी कुछ समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए मोगा जिला के भाजपा प्रधान डायरेक्टर डॉक्टर सीमांत गर्ग के साथ एक अहम मीटिंग की गई, जिसमें जिला मोगा के बीकेयू लोखावाल के जिला प्रधान और अन्य आहुदेरदारों ने शिरकत की। तो यह मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से किसानों ने डॉक्टर सीमांत गर्ग से अपील की कि वह केंद्र सरकार के पास उनकी समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार के साथ बात करके जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह दौलतपुरा ने कहा कि आने वाले दिनों में गेहूं की फसल मंडियों में आना शुरू हो जाएगी और मंडियों में गेहूं की खरीद के सिस्टम को सही किया जाए। दौलतपुरा जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन लखोवाल। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ टाइम। हरियाणा के यमुनानगर में छछौरी थाना क्षेत्र के तहत लगभग 2.5 वर्ष पूर्व भूमि विवाद को लेकर भाइयों में हुए खूनी संघर्ष का 2.5 वर्षों से कोर्ट में केस चल रहा था। एडीजे आरपी सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी करार कर दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। गांव दसोरा और जिसका थाना सिसरौली पड़ता है, वहाँ पर भोपाल, रामलाल और नरपाल 3 सगे भाई थे। 2021 में इनको ज़मीन के बंटवारे को लेकर कोई 2-2.5 कनाल 3 कनाल का झगड़ा था सिर्फ। उसमें नरपाल ने अपने भाई के साथ पहले तो खेत में गाली गलौज किया। उसके बाद जब वो घर से उसके वापस गांव में आया खेत से, घर के अपना रामलाल के घर के आगे से जा रहा था, तभी रामलाल ने उसके बेटे संदीप ने और उसकी पत्नी सुनीता और बेटी ने मिलकर उसको अंदर खींच लिया और गाली गलौज करने लग गए। साथ ही उसका बेटा कुलदीप, जो भोपाल का बेटा कुलदीप था, वो बीच में घुसा। इतने में ही नरपाल अंदर से कोई बड़ा हथियार लेके आया, गंडासी वगैरह, और उसने कुलदीप के गर्दन पे वार किया पहले तो। उसके बाद उन्होंने फिर उसका चाचा छुड़ाने आया नरपाल की टांग पे वार किया। इस तरह से उन्होंने बहुत बुरी तरह से नरपाल की तो टांग को काट दिया और कुलदीप वहां पे बेसुध होकर गिर गया। विदिशा के गैरासपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरखेड़ा गंभीर के ग्राम खेरुआ पड़ात में खेत में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों को जानकारी लगते ही काफी संख्या में लाश के पास ग्रामीण कभी संख्या में जुट गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी सीमा राय सहित पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। सिरोंज तहसील के ग्राम भगवंतपुर के पास पठार में थाना आनंदपुर क्षेत्र की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क हादसे की जांच की शुरू कर दी है। बता दें कि यह हादसा एक सामने से आ रही तेज रफ्तार कार को बचाने के कारण हुआ। बेकाबू ट्रक ने राजस्थान से आई भेड़ों को कुचला, जिसमें 30 से 35 भेड़ों की मौके पर मौत हो गई और 5 घायल हो गए। फिलहाल आनंदपुर थाना पुलिस जांच में जुटी है। इंडोरी के बालपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी अवंतीबाई के शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पीएचआई मंत्री संपतिया उइके समेत कई बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग मौजूद रहे। पहली बार शहीद स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई की शहादत को देश कभी नहीं भुला पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सागर जिले में रानी अवंतीबाई के नाम से विश्वविद्यालय खोला है। वहीं मुख्यमंत्री ने 50 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई। अवंतीबाई ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अंग्रेजों को ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के भरोसे से देश की आज़ादी सुरक्षित है और देश ने से गर्व और गौरव पाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमने रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कैबिनेट भी की थी और रानी अवंतीबाई के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जो सागर में प्रारंभ हुआ है और उन्हीं के नाम पर 5-5 लाख के हमने पुरस्कार भी घोषित किए जो अलग अलग प्रकार के अच्छे काम करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से उनको नमन।
साथ ही साथ यहाँ क्षेत्र में डिंडोरी और ये हमारी मंडला लोकसभा में खासकर फग्गन सिंह कुलस्ते जी हमारे प्रत्याशी बने। आज कई सारे कांग्रेसियों ने यहाँ भी बीजेपी ज्वाइन की है। मैं यहाँ का माहौल देख के कह सकता हूँ कि आने वाले समय में होली का त्यौहार आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी के सेमरा गांव में एक हफ्ता पहले ही होली मनाने का रिवाज है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सेमरा गांव में लोगों ने पारंपरिक रूप से होली से पहले ही मनाना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सेमरा गांव के लोगों ने पारंपरिक रूप से होली से पहले ही होली मना ली। मान्यताओं के मुताबिक सदियों पहले जब देवता पहली बार उनके गांव में आए थे, तब उन्होंने कुछ त्योहारों को एक हफ्ता पहले ही मनाने को कहा था। हमारे गांव में एक देवता है, इष्ट श्रीधार के नाम से जानते हैं उसको। मतलब उन्हीं के कहे अनुसार पूर्वज लोग तब से मान रहे हैं और हम लोग की परंपरा को मिटाने की कोशिश नहीं की है। एक बार बुजुर्ग लोग बताए थे, पूर्वज लोग, कि एक बार परंपरा को मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह तभी गांव में अकस्मात आपदा आ गया था। उस दिन से ऐसा नहीं करते आप। ग्रामीणों के मुताबिक ये परंपरा 4 त्योहारों पर लागू होती है। बैगा ने गांव के सियान से चर्चा करके फिर पूजा पाठ करके देवता को यहाँ बिठाया गया और उसके देवता ने अपना शर्त रखा कि 4 प्रमुख त्योहार है उसको पहले मानना होगा। तो पोड़ा, हरेली, पोला, दिवाली और फागुन हम लोग पहले मनाते आ रहे हैं और हम लोग मना रहे हैं। पूर्वज ने मनाया, हम लोग नहीं मना रहे हैं, हमारे बच्चे भी मनाएंगे। इसको तोड़ने का प्रयास हम लोग नहीं करते। हालांकि ये मेरा पैतृक गाँव है, सेमरा आमदी में रहता हूँ। 50 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन हर साल प्रतिवर्ष त्योहार मनाने आता हूँ और यह परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। एक हफ्ता जो त्योहार मनाते हैं हम लोग और हमारे सिद्धार्थ देव जी का सबके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। उनके प्रकोप किसी के ऊपर ना हो, सब पर खुशहाली बने रहे। इस साल जहां देश के बाकी हिस्सों में 25 मार्च को होली मनाई जाएगी, वहीं सेमरा के लोगों ने परंपरा के मुताबिक एक सप्ताह पहले 18 मार्च को होली मनाई। धर्मनगरी उज्जैन में पिछले 24 सालों से लगातार एक ऐसी अनूठी शादी का रिसेप्शन दिया जाता है जहां पर हजारों की संख्या में मेहमान आते हैं और दूल्हा दुल्हन से आशीर्वाद लेते हैं। जी हां, दूल्हा दुल्हन के रूप में जब भगवान को मंच पर विराजित किया जाता है तो बड़ी संख्या में भक्त शादी का उत्सव मनाने के साथ साथ दूल्हा दुल्हन से आशीर्वाद लेकर जाते हैं। रंगभरी एकादशी पर उत्सव पर कैसा वहां माहौल रहता है, ये रिपोर्ट देखिए। भगवान शिव और पार्वती के विवाह के प्रतीक महाशिवरात्रि का त्योहार मनाए जाने के बाद महाकाल की नगरी उज्जैन में उनके विवाह का भव्य रिसेप्शन यानी नगर भोज किया गया। इस खास विवाह भोज के लिए अनूठी पत्रिका छपवाई गई और इसे घर घर बांटा गया। शहर की सड़कों पर भव्य बारात निकाली गई। भूत पिशाच के भेष में लोग मस्त होकर सड़कों पर नाचते गाते और एक दूसरे पर गुलाल फेंकते दिखे। इस खास नगर भोज में हजारों लोगों के लिए अलग अलग तरह के लजीज पकवान बनाए गए। ये आप देख रहे हैं, पूरा नगर आ गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अद्भुत योग है। पूरे भगवान महाकाल का प्रसाद के लड़ाई थे। 2 दाने में संतुष्ट हो रहे हैं, पान खा के संतुष्ट हो रहे हैं, पतासी खा के संतुष्ट हो रहे हैं। तो ये तो अद्भुत काम महाकाल का है। ये महाकाल जाने और मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा कोई निर्विघ्न के कार्यक्रम संपन्न हो जाए। महाकालेश्वर मंदिर की देखरेख करने वालों के मुताबिक महाशिवरात्रि महापर्व के बाद बाबा महाकाल की बारात और रिसेप्शन की परंपरा उज्जैन में 2 दशक से ज्यादा वक्त से निभाई जाती रही है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आज 24 साल से महाकाल उत्सव, महाकाल रिसेप्शन का कार्यक्रम होता है। इसी कार्यक्रम में आज विशाल बारात आती है, जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी सभी लोग साथ देते हैं। वो इसमें आकर यहाँ पे नृत्य करते हैं। विवाह संपन्न होता है शिव पार्वती का और 1 लाख से ज्यादा
1 लाख से ज्यादा आदमी अब राम भोज करते हैं। आज हमें ये बाबा की विवाह का जो रिसेप्शन में आए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत आनंद आ रहा। तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ और क्या बोलते पीने के लिए भी रस शरबत वगैरह फुल्की सब का आयोजन है और सभी बहुत ही आनंद आ रहा है। सभी बहुत ही इसका मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम है और हमेशा होता रहे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। श्रद्धालु देर रात महाकाल की भक्ति के इस उत्सव में डूबे रहे। उन्होंने पूजा पाठ किया और वे नगर भोज में शामिल हुए। कृष्ण नगरी मथुरा और वृंदावन में इस साल 14 फरवरी को वसंत पंचमी के मौके पर शुरू हुआ होली का उत्सव पूरे ब्रजमंडल में अपने चरम पर है। बुधवार को रंगभरी एकादशी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली मना रहे हैं और जमकर रंग और गुलाल उड़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कृष्ण नगरी मथुरा और वृंदावन में इस साल 14 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर शुरू हुआ होली का उत्सव पूरे ब्रज मंडल में अपने चरम पर है। बुधवार को रंगभरनी एकादशी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली मना रहे हैं और जमकर रंग और गुलाल उड़ा रहे हैं। बहुत आनंद मिला, बहुत ज्यादा आनंद मिला। सबसे बेस्ट होली है। और देश दुनिया के रंग से ज्यादा बाकी बारी के साथ आज होली खेल रहे हैं। क्या कामना की है, क्या मांगा यार? हम तो गाना गाना चाहेंगे बाकी बिहारी जी के लिए। अगर एक गाना वगैरह जुलम करे डालो, सितम करे डालो, जुलम करे डालो, सितम करे डालो, काले ने कर दियो लाल, जुलम करे डालो। बोलो बाकी बिहारी की जय। मैं बनारस से आया हूँ ब्रज होली खेलने और वृंदावन में पिछले 8 साल से मैं आता हूँ और यहाँ की होली का बहुत बेस्ट होली होती है। बहुत आनंद आता है यहाँ और यहाँ का रशिया और ये गलियाँ और इसकी भीड़ डांस बहुत आनंद आता है। सबसे अच्छी होली होती है हमारे वृंदावन की। बोलो बाकी बिहारी। मुझे विश्वास नहीं था बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे। सब कह रहे थे बहुत प्राउड है, लेकिन मेरे दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे आज ही वापस जाना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे दर्शन हो गए। मेरी आंखें गीली हो गई थी वहाँ मंदिर में। तो रंगभरनी एकादशी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को सफेद पोशाक से सजाया जाता है और पूरे उत्साह से होली खेली जाती है। आज के दिन रंगभरनी एकादशी से बांके बिहारी जी पूर्णमासी तक होली खेलते हैं, सुबह और शाम। और आप देखेंगे कि आज शाम को बिहारी जी फूलों की होली भी खेलते हैं और आज से बिहारी जी महाराज की पोशाक का कलर भी जो है व्हाइट हो जाता है। और सर्वप्रथम पुजारी ठाकुर जी को केसर का रंग लगाता है, अबीर गुलाल चोबा ये ठाकुर जी को अर्पण होता है। भक्त उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और ये मान्यता है कि बेरंग जिंदगी में ठाकुर जी अपना रंग स्वयं भर देते हैं। बांके बिहारी मंदिर सहित वृंदावन के मंदिरों में हजारों भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में पुलिस ने लोगों से संयम के साथ दर्शन करने की अपील की है। सब लोग अनुरोध एक ही अनुरोध है कि जो आप एंट्री पॉइंट बनाए गए जिद्दा पीठ है, जुगल घाट है, तो सब लोग अपना जो जूता चप्पल है उसको दूर ही अपना उतार के आए। कोशिश करेंगे गाड़ी में उतार के आए ताकि आपको जूता चप्पल धोने में आपको कोई परेशानी न होने पाए। और पुलिस आपके सहायता के लिए बनी हुई है, आपके सहयोग के लिए बनी हुई है। रंगभरनी एकादशी हिंदू चंद्र कैलेंडर के फागुन महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। होली इस साल 25 मार्च को पूरे देश में मनाई जाएगी। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली का रंग दिखने लगा है। बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी पिचकारी और रंग गुलाल नजर आ रहे हैं। वहीं अच्छी खरीदारी होने से थोक विक्रेता भी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार लोकप्रिय कार्टूनों वाली पिचकारियों की मांग ज्यादा हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली का रंग दिखने लगा है। बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी पिचकारियां और रंग गुलाल नजर आ रहे हैं। अच्छी खरीदारी से थोक विक्रेता भी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार लोकप्रिय कार्टूनों वाली पिचकारियों की मांग ज्यादा हो रही है। इस बार होली में सबसे ज़्यादा पिचकारियाँ बिक रही हैं टंकी मॉडल में है, जो बच्चों के कार्टून के ऊपर बने हुए हैं। बच्चों के कार्टून जैसे आप कह सकते हैं छोटा भीम, मोटू पतलू और तमाम इस तरह के कार्टून कैरेक्टर जो आते हैं, इन पे आधारित पिचकारियाँ हैं। बिक्री अच्छी है, बिक्री बहुत अच्छी चली है।
और आगे भी समझते हैं अभी हम लोगों के पास होलसेल के लिए टाइम है और भी ग्राहक आएंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों की पिचकारी दिख रही है, जैसे गदर 2 का हथौड़ा आया हो तो वो धूम मचाए रखी है, छोटा भीम आया हुआ है, डोरेमोन आया है, मैंगो शेप में पिचकारी आए हैं, वाटर टैंक आई है पिचकारी। बिक्री ठीक हो रही है? बिक्री बढ़िया जा रहा है। और इस बार होली को देखते हुए हर्षोल्लास के साथ बच्चे मनाने थे। PUBG का गेम वाला पिचकारी आया था, वो भी ज़्यादा डिमांडेड है मार्केट में। होली का सबसे ज्यादा लुत्फ बच्चे ही उठाते हैं, इस वजह से कार्टून वाले मास्क भी खूब बिक रहे हैं। मार्केट में देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों पर डिपेंड ये त्यौहार है, तो इसलिए बच्चों से संबंधित जितनी भी पिचकारियाँ बनती हैं, चाहे वो खिलौने से रिलेटेड हो, चाहे डिज़ाइन उसकी अच्छी हो, चाहे भूत वाला चेहरा हो, बच्चे बस जिसको अट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती हैं। डोरेमोन हुआ, एंग्री बर्ड हो गया, हल्क हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी आती हैं भयंकर चलती हैं, बम्पर चलती हैं। होली का त्योहार अब कुछ दिन दूर रह गया है, क्योंकि इस बार होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। फागुन माह में रंग भरी एकादशी की धूम आज अयोध्या में भी दिख पड़ी। अयोध्या में संतों, साधुओं, भक्तों ने मनाई रंग भरी एकादशी। ऐसे में अयोध्या का माहौल देखते ही बन रहा था। इस रिपोर्ट में देखिए। रंग भरी एकादशी के मौके पर हजारों संत, नागा, साधु और भक्त पारंपरिक अंदाज में पूरे जोश के साथ त्योहार मनाने के लिए अयोध्या पहुंचे। रामनगरी में होली की धूम के बीच लोगों ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन ने करोड़ों लोगों में भक्ति का नया उत्साह जगाया है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरे देश में आप लोगों ने देखा ही है, और इस बार की होली तो गजब है, क्योंकि भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण है। कई हजार वर्षों से ये परंपरा चलती चली आ रही है, और कब तक चलेगी? जब तक सनातन रहेगा तब तक चलेगा। जय होली के शुभ अवसर पर आज हनुमान जी का रंग भरी एकादशी है। आज से पूरा अयोध्या के पूरे देश की होली आज से शुरू हो गई है। शुरू चलता रहेगा जब तक होली खत्म नहीं होगा। अब भगवान राम का मंदिर बन गया, इसके वजह से और काफी उत्साह के साथ होली खेलेंगे पूरे संत मान। रंग भरी एकादशी के मौके पर लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते और मंदिरों में दर्शन और पूजा पाठ करते दिखाई दिए। ये रंग भरी एकादशी होली है, हनुमान जी का होली है। बहुत उत्सव से खेला जाएगा, मनाया जाएगा धूमधाम से। जय श्री राम जयकारा लगाते हुए पूरे अयोध्या का परिक्रमा करते हुए हम लोग सरजू माता के पास पहुंचेंगे। उसके बाद स्नान करके अपने अपने स्थान पे जाएंगे। राम लला विराज हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत उत्सव की बात है, और हम लोग उत्साहित हैं, इसलिए उससे भी तगड़ा रंग भरी एकादशी हम लोग मना रहे हैं। जय श्री राम। आज होली का महत्व है हनुमान जी के यहाँ से और राम जी के यहाँ से आज होली मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से, इसलिए आप लोगों को अपना बधाई है। रंग भरी एकादशी हिंदू चंद्र कैलेंडर के फागुन महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।